हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 47 क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें तैयार हुई होंगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे, आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। जब एग्जाम होगा उसके बाद ये चीज़ आप रियलाइज भी करोगे कि अगर आपने ये चीज़ पहले की थी इस वजह से आपको और फायदा हुआ। 48 क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें स्कीम है, संघीय मंत्रालय बताना है आपको, यूनियन मिनिस्ट्री बतानी है कि वो जो स्कीम है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री की है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि स्माइल किसकी है, सेहत किसकी है, स्वनिधि किसकी है और सार्थक जो है वो किसकी है। संघीय मंत्रालय इसमें जो है उसमें आपको याद रखना है। तो जो आपकी स्माइल है ना, ये आपकी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद में आप बात करते हो सेहत योजना की, तो सेहत योजना आपकी आ जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, रक्षा की। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो स्वनिधि की, तो जो स्वनिधि है ये आपकी आ जाती है आवास और नगरीय मामले मामले की, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है। और लास्ट में आप बात करते हो सार्थक स्कीम की, तो सार्थक स्कीम आपकी आ जाएगी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, 48 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण धारा सही है। तो इसमें आपको बेसिकली बताना है, तो इसमें जो जांच रिपोर्ट 17 होती है ये इससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। with reference to the sexual harassment of the women at workplace prevention provision and redress act 2015। कब का ये एक्ट है, बस ये याद रखिए कि ये जो पूरा है सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये 2015 का है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी कौन सी जो सेक्शन है वो इससे मैच नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है 17 ये वाली नहीं है। बाकी अगर बात की जाए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाई द कोर्ट, ये है 27 सही है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज 30, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेशन ये भी सही है, बट जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये गलत है। लेकिन आपको मेजर जो याद रखना है वो ये रखना है कि एक्ट 2015 का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, इसमें आपको बेसिकली जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का आपको बताना है कि इसकी इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की। इसमें आपको चार दी गई है, एक आपको दी गई है पोलर अर्थ ऑर्बिट, एक आपको दी गई है पार्किंग ऑर्बिट, एक है आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और एक आपकी है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो ध्रुवीय पृथ्वी की कक्षा देखने को मिलती है ये हो जाती है आपकी 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में। ध्रुवीय पृथ्वी की जो कक्षा है, पोलर अर्थ ऑर्बिट है, ये आपकी हो जाती है 500 से 2000 किलोमीटर। इसके बाद में आप बात करते हो पार्किंग कक्षा की, यानी कि जो पार्किंग ऑर्बिट है, तो ये आपका हो जाता है 35,785 किलोमीटर। फिर आप बात करते हो सन सिंक्रोनस कक्षा की, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो ये आपका हो जाता है 35,800। ठीक है, 35,800। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाली है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जब आप इसकी बात करते हो तो ये आपको देखने को मिलती है 700 से 800 किलोमीटर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये आपसे एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट होकर के पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है कि जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जन समर्थ पोर्टल आपको बताना है, आपको पता है कि जो भी सरकारी पोर्टल वगैरह होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या अगर कोई वेबसाइट है तो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जन समर्थ पोर्टल जो है वो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम से है। क्रेडिट लिंक जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, इसके बाद में आप आगे देखते हो कि भारत में गरीबी का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा था, बहुत ही पॉपुलर रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरीड आउट बाई, तो ये आपका हो जाएगा नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है, नीति आयोग की टास्क फोर्स है वो करती है। सांख्यिकी आयोग नहीं करता, गरीबी आयोग नहीं करता, राष्ट्रीय योजना आयोग नहीं करता, आपका जो नीति आयोग का कार्यदल है यानी कि नीति आयोग का टास्क फोर्स ये करता है। इसके बाद में आ जाता है कि परंपरागत रूप से यानी कि ट्रेडिशनली भारत की संसद में यानी कि पार्लियामेंट में जो शून्यकाल है, 0 आवर, इसका जो टाइम है ये कब से होता है, तो ये आपका होता है 12 बजे दोपहर में। ठीक है, 12 बजे दोपहर में। ये क्वेश्चन अगर आप यूपी पीसीएस का 2021 या 22 का उठाओगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इस तरह से एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है। तो दोनों के दोनों, यानी कि आप हाई कोर्ट की बात करो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करो, दोनों के दोनों जो है ना ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोले जाते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, यानी कि अभिलेख न्यायालय हैं। इसके बाद में आप बात करते हो कि जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है ये कब से लागू हुआ, यानी कि ये फोर्स कब से हो पाया, कब से ये चालू हो गया। तो ये आपका 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई को क्या होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है। तो 1 जुलाई 1961 से ये जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है 1961 ये एक्टिव हो गया था। फिर आप बात करते हो कि जो भगवत गीता है ये मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है, ये आपको बताना। तो ये भीष्म पर्व का अंश है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है कि जो प्राण योजना है, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर डेवलप किया गया है। तो जो आईआईएससी बेंगलुरु है, याद रखिएगा, आईआईएससी बेंगलोर, इसके द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण के नाम से बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुराना है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए ये सब। इसके बाद आप बात करते हो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट था, इसकी कोट थी।
हु सेड फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी के बारे में सबसे पहले किसने कहा था कि इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्लास। तो ये आपका लॉर्ड डफरिन ने कहा था, और ये घटना चक्र में आपको इजीली मिल जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। फिर आता है विद रेफरेंस टू द पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है आपका विष्णु पुराण इज कंसीडर्ड मोर रिलायबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस। ओके ठीक है। मत्स्य पुराण इज कंसीडर्ड मोर रिलायबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ आंध्रस। तो ये दोनों के दोनों आपके सही आ जाते हैं। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के बारे में बताया जाता है प्रमाणिक सबसे ज़्यादा, सही बात है ये, ल्यूसेंट में आपको मिल जाता है ये। और मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, ये भी सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ल्यूसेंट पढ़ोगे तो उसमें जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, ये जो पेज है इसमें आप यहाँ पे देखना है ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बता देता हूँ। ये ऐसे करके आया है, तो इसमें यहाँ पे आपको बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स में यहाँ पे लाल से 3-4 लिखे हुए हैं, उसमें आपके गुप्तास का लिखा है, मौर्यास का लिखा है, और शायद सातवाहन का लिखा हुआ है। वो आप पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया है, आप जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। Which institution released the report entitled "Suffering in Silence" to highlight the plight of Niger during COVID-19 pandemic period? तो ये यूनिसेफ की है, ठीक है। कोविड-19 महामारी के समय में सफरिंग इन साइलेंस टाइटल से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की थी? तो यूनिसेफ ने जारी की थी। फिर आपका आ जाएगा कि यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का जो बाहरी ऋण है इसमें किस मुद्रा का नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो इसमें जो इंडियन रुपए है ये है, यानी कि आफ्टर द यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड debt, which of the following currency denominated debt is the second largest component in India's external debt at the end of December 2021? तो इंडियन रुपी आ रहा है, ठीक है, यूएस डॉलर के बाद में। तो ये आपको याद रखना है, करंट का है लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो कि पहले पे किसका चल रहा है, दूसरे पे किसका चल रहा है, या पहले पे किसका चल रहा था। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये चेंज नहीं हो जाती हैं। अगर सबसे बड़ी इकॉनमी यूएस है फिलहाल, तो एकदम से वो कोई 6 महीने के अंदर नहीं उसको कोई कंट्री ओवरकम कर जाएगी, सरपास कर जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास या स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नॉट करेक्टली मैच। बेसिकली जो पास है वो बताने हैं कि वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, और कौन सा मैच नहीं है। भाई नीति और माड़ा जो है उत्तराखंड में है, बहुत रिपीटेड है ये। बनिहाल बात करोगे तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। आप बात करते हो देवसा की, तो देवसा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जो चांगला है वो सिक्किम में नहीं है। नाम से आपको लग रहा होगा, लेकिन जो चांगला है वो सिक्किम में नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। इसलिए ये सही सम्मिलित नहीं है बताना था यहाँ पे। तो ये आपका जो चांगला सिक्किम है यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो पासिस वाले क्वेश्चन है ये आपके लगातार आ रहे हैं, और कौन सा पास जो है वहाँ पे कौन सी नदी वगैरह है वो भी कई बार पूछ लेता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। इसके बाद में आ जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द एरोस्पेस कंपनी ओन्ड बाय बिलियनियर जेफ बेजोस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ब्लू ओरिजिन है इसमें। खरपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है ये उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन इसमें हो जाएगी। इसके बाद आपका आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थिति सही सम्मिलित नहीं है। बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी लोकेशन बतानी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, लोकेशन उसकी बतानी है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि इन्होंने ये ध्यान रखना है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। अब जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सही है भाई। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे तो ये आपको शिमला में देखने को मिलता है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये भी सही है। तो ये दोनों आपके सही हो गए। अब जो वन अनुसंधान संस्थान है यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून वाला है। यहीं से आपकी ये IFSR वाली जो रिपोर्ट है ये निकलती है, जिसको आप पढ़ते हो, जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। अब जो ये वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में नहीं है, तो यहीं से आपका जो है ये आंसर आपको मिल जाता है। देन इसके बाद में आप देखते हो निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स सम पार्ट्स आर फाउंड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल वर्क, नेमली अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो आपकी मस्जिद है, तो इसमें जो हरिकेली नाटक है इसके हमें कुछ जो पार्ट हैं, कुछ जो अंश हैं, वो हमें ये अढ़ाई दिन के झोपड़ा पर ये जो आर्किटेक्चरल वर्क है इसकी हमें दीवारों पर देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, हरिकेली नाटक है। देन इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स ड्यूरिंग शाहजहां रेन, लीडर ऑफ द रिवोल्ट इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि जो रिवोल्ट हुए थे उनका लीडर बताना है कि शाहजहां के टाइम पे जो रेन हुए थे उसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है। अब जो तिब्बत वाले जो रिवोल्ट आपके हुए थे उसमें अब्दाल था, सही है, ये जो तिब्बत का विद्रोह हुआ था उसमें अब्दाल था। फिर रिवोल्ट ऑफ कांगड़ा की जब आप बात करते हो तो उसमें जगत सिंह थे, कांगड़ा के विद्रोह में जगत सिंह थे। फिर अगर आप बात करते हो रिवोल्ट ऑफ बुंदेलखंड की, तो उसमें चंपत राय थे, ठीक है भाई। लेकिन जो मालवा में भीलों का विद्रोह हुआ था ना, इसमें लक्ष्मण सिंह लीडर थे, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है ये। तो इसमें अगर आपने 2 ऑप्शन भी हटा लिए थे तो आप कहीं ना कहीं इसमें आ जाते, और फिर यहाँ पर आपको इसमें से ये सही ऑप्शन है ये आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता। देन इसके बाद आपका आ जाएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पहले के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज वर इंक्लूडेड इन द एक्ट प्रायर टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब ये जो एक्ट है डिसेबिलिटी एक्ट, ये कब का है? ये 2016 का है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले यहाँ पर 9 थी, 9 प्रकार की जो दिव्यांगताएं वो शामिल थी 2016 के पहले, ठीक है, तो ये 2016 का है, ये आपको याद रखना है।
व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट यानी कि इंडियन रोबोट जो है जिसका नाम व्योमित्र है, इट वाज डेवलप्ड बाय, ये आपसे पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है इसरो का है ये। डीआरडीओ जो है जनरली इस टाइप की चीज़ें थोड़ा नहीं बनाता है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे डीआरडीओ है जनरली आपको इंडियन नेवी के लिए चीज़ें बनाते दिखेगा। टीआईएफआर जो है ना, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेस का पूरा नाम है। ये थोड़ा सा जो इन्वेंशन वगैरह होती हैं, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं ना, उनसे रिलेटेड ज़्यादा रहता है। सीडैक पुणे जो है ये भी थोड़ा सा अलग तरीके की चीज़ें बनाता है, कुछ कुछ चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड चीज़ें करता है। इसरो आपका जो है वो ये चीज़ कर सकता है थोड़ा सा, अगर आपको मतलब आपने नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसके बाद आप देखते हो कि बौद्ध साहित्य में जो थेरी गाथा है निम्नलिखित में से ये किस निकाय से संबंधित है। तो इसमें ये खुद्दक निकाय से संबंधित है, याद रखिएगा। द थेरी गाथा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो जो खुद्दक निकाय है इससे रिलेटेड है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है, मतलब आपको जो आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें जो इंटरनेट है उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई। ट्रांसमीटर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, वरना आप रिसीव कैसे करोगे। और एंटीना होना चाहिए, पता होगा आपको कि आप पहले एंटीना वगैरह जब पहले इतना सब चीज़ें एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो एंटीना वगैरह घरों पर लगे होते थे। कई बार बारिश वारिश ज़्यादा होती थी तो एंटीना काम नहीं करते थे, ना आप उन्हें यू नो चेक करते थे जा करके। तो ये सारी चीज़ें, कहीं भी इंटरनेट का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आपका आर्टिकल 44 में आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 से 50 तक के आर्टिकल आप याद करके जाइए, उसमें से आपको जरूर एक ना एक मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिए गए हैं, 41 दिया है, 42 है, 43 है, 44 है। देन इसके बाद में ऑब्वियसली इन्होंने उस टाइम का जो सेंटर का बजट था 2022-23 वाला, कुल कितना खर्च का अनुमान है ये पूछा था। तो 39.45 लाख करोड़ था। किल कितना खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर है, ये इन्होंने पूछा था। टोटल एक्सपेंडिचर जो है कितना एस्टिमेटेड है, ये इन्होंने पूछा था यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बजट से पूछे जाते हैं। देन इसके बाद में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल सिंगर एंड घराना, यानी कि घराना था उसके कौन से क्लासिकल सिंगर थे और सही करेक्ट मैच नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच नहीं है वो बताना था। तो जो प्रभा अत्रे जी हैं ये किराना घराने की हैं, सही है। उस्ताद राशिद खान की आप बात करोगे तो ये सहसवान के हैं। अगर आप बात करोगे पंडित बिरजू महाराज की तो ये कालका बिंदादीन के हैं। लेकिन जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा है इनका पटियाला लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो तीन है अगर आपको इनका भी याद है तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर ले जाओगे आगे चलते हुए। इसके बाद आ जाता है कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ सर्फेस इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कितनी है। तो आपकी 36,000 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जो भू स्थित उपग्रह है, ठीक है, भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई जो है लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग में, यानी कि इन्होंने एक्ट दिए हैं देन ईयर दिए हैं, वही जो मैंने आपसे बात की थी, एक्ट वगैरह जो होते हैं उनका ईयर पूछ लेता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये 1987 का है, यानी कि सती प्रिवेंशन एक्ट जो है 1987 का है, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो हिंदू मैरिज एक्ट की, तो ये 1955 का है, ये भी सही है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। देन इसके बाद में आपका आ जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है ये 1918 लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो अगर ये बहुत मेजर चीज़ है, ये अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर ले जाते हैं, तो ये सही आंसर आपको मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है आपकी, यानी कि जो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता है। इंश्योरेंस आता है, एजुकेशन आता है, बैंकिंग आता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं आता है इसमें। इन्होंने यही बेसिकली पूछा था कि कौन सा उद्योग जो है, कौन सी इंडस्ट्री है वो सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज सेक्टर में की इंडस्ट्री नहीं है। तो पेट्रोलियम का जो परिशोधन है वो इसमें नहीं आता है। इसके बाद में आप बात करते हो कि प्राथमिक घाटा यानी कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, कैसे आप प्राइमरी डेफिसिट को मापते हो। तो अगर आप राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जो भुगतान है, यानी कि जो भी आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो, अगर आप उसको राजकोषीय घाटे में से घटा देते हो तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से अगर आपने इंटरेस्ट जो भी पे किया है वो आपने अगर घटा दिया तो यू विल गेट प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरह से इसको मापते हैं, ये डेफिनेशन इसकी आपको याद रखनी है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा भारत में गरीबी के आकलन के लिए, गरीबी के मेजरमेंट के लिए पहली बार हेल्थ एवं एजुकेशन पर होने वाले जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा वगैरह है, उसको शामिल किया गया था। तो ये जो तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकॉर्पोरेट किया गया था फर्स्ट प्राइवेट एक्सपेंडिचर को हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, जब भी कभी आप पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है, यानी कि वाटर बेस्ड, यानी कि हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है। तो इसमें सिंगरौली जो है ना वो आपकी है, कोल्डम जो आपकी है वो भी है, रम्बम जो है वो भी है, लेकिन जो झानोर है ना ये आपकी वाटर बेस्ड नहीं है, यानी कि ये हाइड्रो पावर बेस्ड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रो पावर बेस्ड। तो ये आपका जनौर वाला जो है ये नहीं है।
फिर आपकी बात आ जाती है मॉडर्न इज यूज फॉर, मॉडर्न किस लिए आप यूज़ करते हैं, तो बहुत बेसिक से आई है, आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हो आप इसमें। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। भाई जो आर्टिकल 21 है ना, जिसको आप राइट टू प्राइवेसी वाला भी बोलते हो, तो फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज इन्यूमरेटेड द राइट टू लाइवलीहुड, द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू हियरिंग। ये आर्टिकल 21 आ जाएंगे। अगेन देखो 1 से 50 तक का आर्टिकल मैंने आपसे बोला था, दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद है निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका स्थान सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बोला है भाई। यूनेस्को का जो आपका मेन जो मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लोकेशन बतानी है, तो यूनेस्को का जो है वो पेरिस में देखने को मिलेगा। पेरिस में आपके ओलंपिक्स हुए थे, वहीं पे यूनेस्को है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर आप बात करोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जेनेवा में है। अगर आप बात करते हो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो ये आपका हेग में हो जाएगा। बट जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये आपका मनीला दिया हुआ है, जो कि आपका सही मैच नहीं है, गलत है ये। इसके बाद में आप बात करते हो 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज दी माजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड, यानी कि माजुली रिवर कहाँ, माजुली रिवर आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो ऑब्वियस बात है ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पर है ये, असम। फिर आप बात करते हो 84 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, तो जो रंगराजन समिति है वो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज नॉट रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये आपकी जो रंगराजन कमेटी है ये ऑब्वियसली इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नरसिम्हन लीलाधर नायक ये हैं, बट ये वाली नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये। और ये क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में इजीली मिल जाएगा। एक आपको ऐसे करके ये जो पेज है उसमें ऐसे करके यहाँ पे बॉक्स बना है, उसमें सारी कमिटीज लिखी हुई हैं, 20-25 कमिटीज है, उनको याद कर लोगे, उसमें से आपको मिल जाएंगी ये। इसके बाद आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, मतलब ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसमें जो आपका सांख्यिकी दिवस होता है ना, यानी कि स्टैटिस्टिक्स डे, ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। भाई विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को होता है, ये तो इसको काट दोगे आप। पंचायती राज की आप बात करोगे तो ये आपका 24 अप्रैल को होता है, ये भी आप काट दो। और जो आपका एंटी करप्शन डे है ये भी आपका 1 जुलाई को नहीं होता है, 1 जुलाई को तो आपका डॉक्टर्स डे होता है। सांख्यिकी दिवस जो है आपका ये 29 जून को होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद आप बात करते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट इंडिकेटर ऑफ मीजरिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने ये पूछा है कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसके स्कोर को मापने के लिए, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सूचकांक सही नहीं है, कौन सा ऐसा जो इंडिकेटर है वो नहीं है सही। तो शिशु मृत्यु दर जो है ना उसका इससे कोई मतलब नहीं है। भाई आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो तो इसमें अल्प पोषण हो सकता है, बच्चे काल विकास हो सकता है, बाल अपचय हो सकता है, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग हो सकती है, अंडर नरिशमेंट हो सकता है, चाइल्ड स्टंटिंग हो सकती है, बट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट से इसका मतलब नहीं है, हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग कंट्रीज। अब इसमें एक बात देखो, मान लो आपको ये ऑप्शन नहीं पता है इसमें, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, जमैका है, इंडिया है, निकारागुआ है, बोलीविया है। इंडिया चांस हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब अगर आपको तुक्का ही मारना है तो फिर इंडिया मारो। जमैका के साथ मतलब लग रहा है कि आपको कि ऑस्ट्रेलिया जमैका के साथ करेगा, निकारागुआ के साथ ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या, या बोलीविया के साथ ऑस्ट्रेलिया करेगा, थोड़ा अनलाइकली है। अगर होगा भी तो आपसे क्यों पूछेगा, कहीं ना कहीं इंडिया ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, इंडिया के साथ कुछ ना कुछ इनका रिलेशन ऐसा रहा होगा, कुछ इंडो ऑस्ट्रेलियन कुछ ऐसे हुए होंगे रिलेशन बायलैटरल, कि अब वो जो ग्रैंड प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ पार्टनरशिप में। तो इस तरह से भी कुछ कुछ आप इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल गैस कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूपी गवर्नमेंट बजटरी प्लान प्रायोरिटी ड्यूरिंग 2022-2023। तो इसमें आपका हो जाएगा हायर स्टडी असिस्टेंस टू वुमेन। भाई सीधी सी बात है, एक बात समझो, बजट प्राथमिकता की बात कर रहे हैं कि बजट में हम किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो जो सीमांत एंड लघु कृषक है उनको हम बोरवेल, तालाब और ट्यूबवेल के लिए फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो देंगे, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटअप बोरवेल्स, पॉन्ड्स एंड ट्यूबवेल्स टू स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर, यानी कि किसानों वगैरह को बेसिकली हम पानी वगैरह दिलवा रहे हैं जिससे वो अच्छी खेती कर पाएँ, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली कर पाएँ, ठीक है भाई, हो सकता है ये। इसके बाद में कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर कन्या सुमंगला स्कीम, भाई ठीक है, ये स्कीम उन्होंने शुरू कर रखी है तो उसके लिए जो पैसा वगैरह देना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो देनी पड़ेगी। फिर आ जाता है 1 साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, ठीक है भाई, गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं ताकि लोग कोयला वगैरह ना जलाएं और ये सब जो जिससे धुआं होता है ये सब ना जलाएं, इन्वायरमेंट भी सेफ होगा, जान भी बचेगी। लेकिन महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता, भाई बजट की प्राथमिकता में ये चीज़ थोड़ी सी कम पॉसिबल लग रही है, मतलब महिलाओं को हम हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे, MSc कराएंगे, MA कराएंगे, PhD कराएंगे, ये सब थोड़ा अनलाइकली है। पैसे पहले इसके पहले और सारी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ हो सकती हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये आपका गलत ऑप्शन था। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी एग्जाम में आंसर निकाल सकते हो, और ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये पेपर जब हो जाता है उसके बाद में आप कर पाओगे, ये पहले भी आप कर सकते हो।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने क्रोनोलॉजी लगाने को दे दिया था कुछ कुछ चीज़ों की, कुछ कुछ जिसमें आर्टिकल वगैरह दिए गए थे, उस आपको कुछ कुछ एक्ट दिए गए थे, उनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। इसमें पहले दिया है महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये कब का है आपका? 1986 का। फिर आ जाता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, ये कब के हैं? 2016 के। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि जिसको आप पॉक्सो वाला जो आप बोलते हो, तो ये आपका हो जाएगा 2014 का। और फिर जो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, ये आपका हो जाएगा 1971 का। तो इसको अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे? तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा जो आपका गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम है, यानी कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके बाद जब आप बात करोगे तो आपका आ जाएगा द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, 4 के बाद 1। इसके बाद में आपका आ जाएगा तीसरा वाला, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि 2014 का जो है। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको डिस्कस भी किया था। तो ये एक्ट याद रखो, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यूपीपी से पूछता भी है इस तरीके के। इसके बाद आ जाएगा विच स्टार आर नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, ये आपका सौरमंडल के सबसे नजदीक है। इसके बाद आप बात करते हो कि कुछ कुछ इसमें क्रोनोलॉजी में इवेंट्स को आपको सेट करना था। इसमें एक है सज्जन सिंह का केस, फिर है बेरुवारी का केस, फिर है गोलोकनाथ का केस, और फिर है केशवानंद भारती का केस, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चारों नाम देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो बेरुवारी का जो केस है वो हुआ था। बेरुवारी के केस के बाद में फिर आपके आ जाते हैं सज्जन सिंह का केस, उसके बाद में जाकर के आता है गोलोकनाथ का केस, और उसके बाद में सबसे लास्ट में फिर आपका देखने को मिलता है आपको केशवानंद भारती का केस। चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये किस किस साल हुए थे, तभी आप इसको क्रोनोलॉजी में सेट कर पाएंगे। इसके बाद में आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन और मुख्यालय जो है सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि रेलवे जोन दिए गए थे और आपको उनके जो हेडक्वार्टर है उनको करेक्टली मैच करना था। अब इसमें जो दक्षिण पश्चिम है वो आपका हुबली में है। अगर पश्चिम मध्य की बात करोगे तो जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये वाला आपका हुबली हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। हुबली कहाँ पर है ये आप बताएंगे, कर्नाटका है या कुछ और है, ये आप कॉमेंट में बताएंगे। लेकिन जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ये आपका बिलासपुर में हो गया। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है कि झारखंड में है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो दक्षिण मध्य रेलवे वाला है वो इन्होंने बंगलुरु दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो आपको इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना था कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दक्षिण मध्य रेलवे बंगलुरु में नहीं है, यानी कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इट इज़ नॉट इन बंगलुरु। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाता है माइंस और मिनरल्स वाला, ठीक है। इसमें आपको 4 डिस्प्ले दी गई हैं। आपको एक दी है खेतड़ी, एक दी है गिरिडीह, एक दी है सुंदरगढ़, एक दिया है कोरापुट। अब कोरापुट कहाँ पर है? कोरापुट आपको पहले जगह पता होना चाहिए, कोरापुट उड़ीसा में है। अब इसमें बेसिकली आपको बताना है कि ये जो माइंस हैं इनमें कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। तो खेतड़ी में क्या मिलता है? बॉक्साइट। खेतड़ी गिरिडीह सुंदरगढ़ और कोरापुट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे खेतड़ी, तो खेतड़ी में आपको तांबा मिलता है, बहुत पॉपुलर है, घटना चक्र में इजीली आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में गिरिडीह की आप बात करोगे तो गिरिडीह कोयले के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हो सुंदरगढ़ की, तो जो सुंदरगढ़ है यहाँ पर आपको ये आयरन ओर के लिए पॉपुलर है, यानी कि लौह अयस्क के लिए पॉपुलर है। और फिर जब आप बात करते हो कोरापुट की, तो कोरापुट में बॉक्साइट मिलता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, घटना चक्र में ये इजीली मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप बात करते हो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है उनके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट इन्होंने दे दी थी, यानी कि महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, उनके बारे में बात करनी थी। इसमें पहला ये था कि इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, यानी कि इट इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 243 D3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है भाई, ये तो सही है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि द रिजर्वेशन सेल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334, यानी कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। ये एकदम गलत है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने केवल सही स्टेटमेंट पूछी थी, बात आपको ध्यान रखनी थी। तो ये सही हो गई, ये गलत हो गई, तो केवल एक आपका आंसर हो गया। देन इसके बाद आपसे पूछा गया है कुछ कुछ आपकी मिलिट्री की एक्सरसाइज है और उनके जो कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्वॉल्व है, उनके नाम बताने थे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डस्टलिन पूछा है, ईस्टर्न ब्रिज पूछा है, खंजर पूछा है और लमिती पूछा है। तो इसमें भारत ओमान है, इंडिया सेशेल्स है, इंडिया उज्बेकिस्तान है एंड इंडिया किर्गिस्तान है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डस्टलिन जो है वो आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ में। डस्टलिन जो है वो इंडिया उज्बेकिस्तान का है। फिर आप बात करते हो ईस्टर्न ब्रिज की, तो ईस्टर्न ब्रिज जो है वो ओमान के साथ में है, इंडिया का। फिर आप बात करते हो खंजर की, तो जैसे ही आपने खंजर की बात की तो खंजर आपका किर्गिज से आ जाएगा, खंजर से किर्गिस्तान याद रखो, खंजर से किर्गिस्तान याद रखो। फिर लास्ट वाला बचेगा वो आप बहुत ही ईजिली मार्क कर ले जाते हो स्ट्रेसेस के साथ से। तो ये 4 थे, जनरली इन्हीं के बीच भी होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। ये आपका नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आएगा कि डस्टलिन पूछेगा किसके बीच हुआ है, तो कहाँ हुआ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर ये पूछेगा किसके बीच हुआ है तो आप इजीली बता सकते हो कि अच्छा ठीक है, डस्टलिन जो है वो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। फिर बात आ जाती है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। इत सिंह, अलबरूनी, फायान और बेनसांग। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अब आरओ 2021 का पेपर उठाना, आरओ 2021 का क्वेश्चन उठाना और देखना कि सेम यही विदेशी यात्रियों के ऊपर जो उनके ईयर जो थे उनके ऊपर क्रोनोलॉजी पूछी थी कि नहीं पूछी थी। तो इसमें सबसे पहले अगर इन चारों में देखोगे इत सिंह, अलबरूनी, फायान और बेनसांग में कि कौन पहले आया, तो सबसे पहले इसमें फायान आया।
फायान के बाद वेनसांग आया, आप इस तरह से याद भी करते हो, फायान वेनसांग। उसके बाद में इत्सिंग आया, फिर आपका अलब्रूनी आया, ठीक है। इत्सिंग पहले आ गया था, फिर आपका अलब्रूनी आया, और सबसे पहले तो फायान आया था, उसके बाद फिर वेनसांग आया था। तो यहाँ से ये आपने सेट कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा इस तरीके की चीज़ें आती रहेंगी, रिपीटेड एक क्वेश्चन। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पार्ट है उसमें 15 वाला दिया गया है। ये आपका 15 हो गया, ये आपका 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 20 हो गया। तो इसमें आपको मिलाना था बेसिकली कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस में दिया है, इलेक्शन किस में दिया है, अमेंडमेंट किस में दिया है, और इमरजेंसी प्रोविजंस किस में दिए हैं। तो इसमें आप बहुत ईजिली इसको लगा ले जाओगे अगर आप संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात करोगे। तो इसमें जो 15 वाला है ना, ये आपका इलेक्शन से रिलेटेड आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हो संविधान के भाग आप 17 की, तो 17 का इसमें आ जाएगा, 17 आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद में आप बात करते हो संविधान का भाग 18, 18 किस में आएगा, तो 18 आपका आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन से। और फिर जो संविधान का पार्ट 20 है, तो 20 किस में आ जाएगा, तो 20 आपका आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में इन्होंने एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भाई जो पार्ट 2 है इसमें नागरिकता है, ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 4 की बात करते हो तो इसमें डीपीएसपी आता है, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसी के पहले फंडामेंटल राइट्स आता है, फिर आपका डीपीएसपी आ जाता है। फिर आपका पार्ट जो थर्ड आ जाता है वो फंडामेंटल राइट्स है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और जो पार्ट फिफ्थ है आपका, इसमें उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ये जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी और डीपीएसपी, इन तीन का भी याद है तो आप इसमें इजिली लगा ले जाओगे। नागरिकता मतलब बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग के जो टॉप 5 में वही पूछ ली है। इतना तो बेसिक हर कोई पढ़ के जाता है। दोनों क्वेश्चन आप देख लो, सेम टॉपिक से हैं, ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू कॉन्वे इट्स इंटरिम स्टे एट बेल ऑर्डर्स क्विकली। ये आपका हो जाएगा फास्टर, फास्टर नाम से है, जैसे कि नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा पता लग पा रहा है। इसके बाद में हो जाएगा एट विच प्लेस द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अंडर द रूल ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1961। केवल एक्ट याद रखो कि ये कब का है, तो ये 1971 का है, ठीक है। मेन चीज इसमें यही है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ तक आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को पहली बार आ रहे हो, कुछ भी आपको हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट विल मोटिवेट मी फर्दर फॉर मेकिंग नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।